कर लेते हैं, ठीक है। सो काफी सारे स्टूडेंट्स हो गए, अभी बस मेरे ख्याल में स्टार्ट करना ठीक रहेगा। सो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में हमने Recording stopped. हेलो, हेलो, लगता है सर का नेट नहीं आ रहा। सो क्या हम बात कर रहे थे, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में हमने जो है आई मीन टाइप्स ऑफ द वर्ब की बात की हुई थी, ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव वर्ब की हमने बात की हुई थी, यस। तो इसके बाद हमने जो है ना, जो अभी हमने डिस्कस करना है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द इन्फिनेटिव, दैट इज कॉल्ड द इन्फिनेटिव, ठीक है। जो अभी हमने जो कुछ डिस्कस करना है दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। द इन्फिनेटिव इज वेरी मच इजी, नॉट डिफिकल्ट, क्लियर, दिस इज वेरी मच इजी। लेकिन आपने बस समझने की कोशिश करनी है, बिकॉज कि अगर आपको इन्फिनेटिव की समझ आ जाती है तो इसके बाद जो आने वाले लेक्चर है उसकी भी आपको आसानी से समझ आ जाएगी। मसलन देखिएगा, द इन्फिनेटिव है, always remember infinitive always comes after the main verb। यानी infinitive जो है वो हमेशा main verb के बाद ही आते हैं। यानी याद रखना, किसी भी सेंटेंस में तीन चीजें होती है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस में ये तीन चीजें होती है, यानी सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। मसलन अगर आप इस पहले एग्जांपल को देखते हो, ठीक है, देखिएगा जरा, ठीक है, आई वॉन्ट टू ईट फूड, आई वॉन्ट टू ईट फूड, ठीक है, आई वॉन्ट टू ईट फूड यानी मैं, ठीक है, देखिएगा जरा, आई वॉन्ट टू ईट फूड। अब इस सेंटेंस में देखिएगा, आई सब्जेक्ट है, वॉन्ट वर्ब है, क्लियर, फूड जो है वो क्या है, फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है। यानी आई वॉन्ट टू ईट फूड, यानी आई सब्जेक्ट है, वांट वर्ब है और फूड जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन टू ईट जो मैंने रेड कलर में अंडरलाइन किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड इन्फिनेटिव, दिस इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। यानी किसी भी वर्ब से पहले अगर हम टू लगा लेते हैं तो वो वर्ब क्या कहलाते हैं, इन्फिनेटिव कहलाते हैं। मसलन देखिए जरा, ठीक है, यानी देखिएगा जरा, आई वॉन्ट टू ईट फूड, आई सब्जेक्ट है, वॉन्ट वर्ब है और फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन टू ईट जो मैंने लगाया हुआ है दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड द इन्फिनेटिव, क्लियर। अनदर सेंटेंस को आप देखिएगा, वी ट्राई टू फाइंड फॉल्ट्स,
वी सब्जेक्ट है, ट्राई वर्ब है, फॉल्स ऑब्जेक्ट है। लेकिन टू फाइंड क्या है, ये हमारे पास इन्फिनेटिव है। टू फाइंड जो है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यानी टू फाइंड जो है ये क्या हमारे पास इन्फिनेटिव है। he wishes to speak to me, ही सब्जेक्ट है, wishes वर्ब है, मी जो है फॉर एग्जांपल क्या है, ये ऑब्जेक्ट कहला सकते हैं। तो स्पीक जो है ये क्या है, ये इन्फिनेटिव है। सो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा याद रखना, ठीक है, कि किसी भी वर्ब से पहले अगर टू आ जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। सो टू ईट, टू फाइंड एंड टू स्पीक आर कॉल्ड इन्फिनेटिव। द वर्ब व्हिच कैरीज टू बिफोर इट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। आगे आपको और समझ, यानी किसी भी वर्ब से पहले अगर टू लग जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। यहाँ तक बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है, ठीक है, यानी आसान है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, किसी भी वर्ब से पहले अगर हम टू इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ठीक है, इन्फिनेटिव कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको बात बताई, ठीक है, कि टू ईट, टू फाइंड एंड टू स्पीक, these are called the infinitive, clear? So the verb which carries to before it is called the infinitive. यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, फॉर एग्जाम्पल मोर एग्जाम्पल आप देखिएगा, आई वॉन्ट टू टीच यू इंग्लिश, आई वॉन्ट टू टीच यू, आई सब्जेक्ट है, want वर्ब है, यू एंड इंग्लिश ये दो ऑब्जेक्ट है। लेकिन टू टीच जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये इन्फिनेटिव। क्लियर? यू लाइक टू हेल्प मी, यू सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट, लेकिन टू हेल्प क्या है, ये इन्फिनेटिव है। I like to help you, yeah, she works to feed food to her children, she works to feed, ठीक है, food to her children, she सब्जेक्ट है, work वर्ब है, food ऑब्जेक्ट। क्लियर? टू फीड जो है ये क्या है, ये इन्फिनेटिव है। they desire to plant flowers here, क्लियर? this सब्जेक्ट है, desire वर्ब है, flower ऑब्जेक्ट है, लेकिन टू प्लांट जो है ये क्या है, ये इन्फिनेटिव। सो ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी वर्ब से पहले अगर टू लग जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। मैंने आपको बात बताई ना कि इन्फिनेटिव हमेशा सेंटेंस के मेन वर्ब के बाद ही आते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, बिकॉज सम टाइम हम जो है ना इन्फिनेटिव को एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, बाज वक़्त एज ए ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर हम यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव में देखते हैं, ठीक है, इन सेंटेंसेस में देखिएगा, इन्फिनेटिव इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। यहाँ पर ये सेंटेंस में यानी पहले आया हुआ है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, टू फाइंड ये इन्फिनेटिव है, क्लियर हो गई, और इज जो है ना ये क्या है, वर्ब है। टू फाइंड फॉल्ट, ये देखो यहाँ पर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है। टू रेन इज गुड एम्बिशन, क्लियर? टू रिस्पेक्ट इज बेटर, टू गाइड डिलाइट्स मी, टू गाइड जो है फॉर एग्जांपल ये वाले सेंटेंसेस जरा इजी है, जो आखिरी तीन सेंटेंसेस है। टू गाइड डिलाइट्स मी, फॉर एग्जांपल टू गाइड जो है ये इन्फिनेटिव है, डिलाइट्स वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, ठीक? सो बाज़ औक़ात क्या हो जाता है कि इन्फिनेटिव जो है एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो जाता है। टू हेल्प गिव्स रिवार्ड, टू हेल्प फॉर एग्जांपल ये सब्जेक्ट है, यानी फॉर एग्जांपल बेसिकली इन्फिनेटिव है लेकिन सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल है, क्लियर है? टू गाइड सेटिस्फाइज मी, टू गाइड जो है फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये इन्फिनेटिव है, क्लियर है? और सेटिस्फाइज जो है ये वर्ब है। सो बाज़ औक़ात सेंटेंस में जो है इन्फिनेटिव एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। सो द इन्फिनेटिव इन दीज सेंटेंसेस हैज बीन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। मसलन जो रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि तमाम इन्फिनेटिव जो है इस सेंटेंस में एज ए यानी एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल। कहते हैं बात क्लियर हो रही है, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है? सो द इन्फिनेटिव इज दैट वर्ब व्हिच कैरीज टू बिफोर इट, यानी इससे पहले क्या इस्तेमाल हो चुका होता है, टू इस्तेमाल हो चुका होता है, ठीक है? आप प्लीज 1 मिनट के लिए इसको रिवाइज कीजिएगा। आई होप कि आपको ये समझ आ रहे होंगे, ठीक है? फिर इसके बाद जो है ना हम क्या करते हैं, हम आगे जाते हैं। प्लीज 1 मिनट के लिए रिवाइज कीजिएगा।
जी प्लीज समझ आ रहे हैं, ठीक है जी आप, ठीक है। हाँ, हमेशा याद रखना कि जब भी वर्ब से पहले टू इस्तेमाल हो जाता है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल होती है, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया टू ईट, टू फाइंड, टू स्पीक, या टू टीच, टू फीड, टू हेल्प, टू प्लांट एक्सेट्रा। समझ आ गया आपको? तो देखिएगा ये इन्फिनेटिव जो है यहाँ पर मैंने इसको इस्तेमाल किया, द इन्फिनेटिव इज यूज्ड एज ए एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। क्लियर? इसके बाद देखिएगा सेकंड इसको यूज किया है द इन्फिनेटिव, फॉर एग्जांपल देखिएगा जरा, द इन्फिनेटिव इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। बाज़ वक़्त ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर आ जाते हैं। मसलन यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल बर्ड्स लव टू सिंग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर टू सिंग जो है क्या है, ये इन्फिनेटिव है। किसी भी वर्ब से पहले अगर टू लग जाते हैं तो वो इन्फिनेटिव कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल है। फॉर एग्जाम्पल शी लाइक्स टू विन, शी लाइक्स टू विन। क्लियर हो गया आपको बात, ठीक है। तो यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। शी विशेस टू कुक फूड। क्लियर? तो यहाँ पर एक किस चीज का काम दे रहे हैं, आई मीन एज एन ऑब्जेक्ट का काम दे रहे हैं। तो हमेशा याद रखना कि द इन्फिनेटिव कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट of a sentence या as a subject of a verb, या the infinitive can be used, ठीक है, as an object of a sentence। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। सो द इन्फिनेटिव इज दैट वर्ब व्हिच कैरीज टू बिफोर इट। क्लियर? साथ हेल्प प्लीज, स्लाइड को खराब ना करे प्लीज। क्लियर हो गया आपको बात, ठीक है। सो द इन्फिनेटिव इज यूज्ड, ठीक है, आई मीन एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, और बाज़ औक़ात क्या इस्तेमाल होता है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इस्तेमाल होता है। यहाँ तक का बात क्लियर हो गया आपको, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहे होंगे, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट द इन्फिनेटिव इज दैट वर्ब व्हिच कैरीज टू बिफोर इट। क्लियर? अगर किसी वर्ब से पहले जो है ना टू इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है, तो उस वर्ब को हम क्या कहते हैं, उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। Infinitive can be used in two ways. Number one, it can be used as a subject of a sentence, and the second one, it can be used as an object of a sentence. Yes, ठीक है। So this is what about, ठीक है, I mean, ठीक है, it's all right, ठीक है। So I mean infinitive इस तरीके से इस्तेमाल होता है। यहाँ तक आपको समझ आ गया आपको, ठीक है। मैंने आपको बात बताई ना, ठीक है, कि इसको आप प्लीज गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा, बिकॉज इसके बाद हमने क्या इस्तेमाल करना है, ठीक है, पार्टिसिपल इस्तेमाल करना है जो इनके तरह मिलता जुलता है, ठीक है। लेकिन यह है कि आप प्लीज पहले एक दफा इन्फिनेटिव को दोबारा रिवाइज कीजिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको इसकी समझ आ जाती है तो इसके बाद आने वाले जितने भी स्लाइड है उनकी समझ आपको बहुत आसानी से आ जाएगी। सो देयरफॉर इट इज नेसेसरी कि आप फॉर एग्जांपल क्या करें, आई मीन तमाम स्लाइड जो है, आई मीन इनकी आपको क्या हो जाए, समझ आ सके। क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट यार, ठीक है। आप इसको एक दफा फिर पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम आगे जो स्लाइड में जो भी टॉपिक होगा हम उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन आप सबसे पहले जो है क्या कीजिएगा, इन्फिनेटिव को अंडरस्टैंड कीजिएगा। यस प्लीज, समझ आ गई आप लोगों को? अब देखिए हम आगे चलते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिएगा जरा, ठीक है, मसलन इन्फिनेटिव के बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड द पार्टिसिपल। बहुत गौर से देखिएगा, पार्टिसिपल के बाद हमारे पास जेरेंड आएगा। दोनों आई मीन बहुत ही मिलती जुलती बातें हैं, ठीक है, बहुत ही मिलती जुलती बातें हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आएगा, लिहाजा बेहतर ये कि आप इसको गौर से समझने की कोशिश करें, ठीक है। दैट इज रीजन मैंने मुख्तलिफ चीजों को मुख्तलिफ कलर से लिखा हुआ है ताकि आपको समझ आ सके। आज मैं आपके साथ जो है ना आपको नोट्स भेज दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। द पार्टिसिपल, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस एग्जांपल। अगर आप इन एग्जांपल्स को देखते हो, फॉर एग्जांपल हियरिंग द नॉइज आई वेंट आउट, मैंने यहाँ पर हियरिंग को रेड कलर से किया हुआ है, द नॉइज को मैंने ग्रीन कलर से किया हुआ है। अगर आप देखिए द नॉइज क्या है, ये नाउन है, ये क्या है, नाउन है। लेकिन हियरिंग बेसिकली क्या है, अगर हम हियर को अलग कर लेते हैं, आईएनजी को अलग कर लेते हैं, हियर वर्ब है,
इसके साथ मैंने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, इसके साथ मैंने ing इस्तेमाल किया हुआ है, यानी हियर वर्ब है और इसके साथ मैंने ing इस्तेमाल किया हुआ है। सो हियरिंग एक ऐसा लफ्ज है जो एट द सेम टाइम इस सेंटेंस में वर्ब का भी काम दे रहा है और एट द सेम टाइम इस सेंटेंस में एडजेक्टिव का भी काम दे रहा है। बिकॉज मैंने पिछले दिन आपको बात बताई थी कि कोई भी लफ्ज जो नाउन से पहले आ जाता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। सो हियरिंग यहाँ पर क्या है, ये पार्टिसिपल है, ठीक है। नॉकिंग एट द डोर, the boy asked permission, knocking at the door for example, knocking क्या है, ये एक वर्ब है जिसके साथ मैंने ing लगाया हुआ है, लेकिन डोर क्या है, ये नाउन है, क्लियर। सो नॉकिंग क्या बन जाता है, ठीक है, ये पार्टिसिपल है। फ्लाइंग द काइट्स, या काइट, ही फेल फ्रॉम द रूफ, पतंग उड़ाते हुए वो छत से गिर पड़ा, ठीक है। फ्लाइंग क्या है, फॉर एग्जांपल असल में ये वर्ब है लेकिन इसके साथ ing लगाया हुआ है। सो द वर्ड हियरिंग क्वालिफाइज द नाउन नॉइज, यानी पहले सेंटेंस में हियरिंग का जो लफ्ज है वो नॉइज के जो नाउन है उसको क्वालिफाई कर रहा है। द वर्ड नॉकिंग क्वालिफाइज द नाउन डोर, द वर्ड फ्लाइंग क्वालिफाइज द नाउन काइट। Yes, so the words hearing, knocking and flying are doing the work of an adjective. ये तो adjective का काम कर रहे हैं, clear, as well as the work of a verb, लेकिन ये verb का भी काम दे रहे हैं, समझ आ गया बात, ठीक है। So the words which partakes the nature of both the verb and an adjective is called participle. कोई भी ऐसा लफ्ज at the same time वर्ब का भी काम दे रहा हो और at the same time adjective का भी काम दे रहा हो, that is called what? That is called the participle. हमेशा याद रखना किसी भी वर्ब के साथ जब ing लग जाता है और वो वर्ब जो है किसी नाउन से पहले आ जाए तो वो पार्टिसिपल कहलाएगा। समझ आ रही है आपको, ठीक है। मसलन हियरिंग द नॉइज, यहाँ पर हियरिंग जो है ये पार्टिसिपल है, द नॉइज नाउन है। नॉकिंग एट द डोर, नॉकिंग पार्टिसिपल है, डोर जो है फॉर एग्जांपल नाउन है। फ्लाइंग पार्टिसिपल है, द काइट जो है नाउन है। क्लियर हो गई आपको बात, ठीक है। और मैंने ये भी आपको बात बताई कि कोई भी लफ्ज जो है जब नाउन से पहले आ जाता है, कोई भी लफ्ज जब नाउन से पहले आ जाता है तो वो चूंकि एडजेक्टिव का काम दे रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो वर्ड्स है फॉर एग्जांपल हियरिंग, नॉकिंग, फ्लाइंग, ये एट द सेम टाइम हमारे पास जो है एडजेक्टिव के साथ साथ वर्ब का भी काम दे रहा है। देयरफॉर such kind of word which does the work of both the adjective and the verb, they are called the participle. उनको हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। यहां तक बात समझ आ रही है। The participle is formed in past tense, ठीक है, called past participle. अब देखिए पार्टिसिपल दो सूरत हाल में होते हैं, क्लियर। पार्टिसिपल कितने सूरत हाल में, दो सूरत हाल में, क्लियर है। पार्टिसिपल हमारे पास दो सूरत हाल में होते हैं, ठीक है। मसलन फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये प्रेजेंट भी हो सकते हैं और किस में होते हैं, फॉर एग्जांपल ये पास्ट में भी हो सकते हैं। समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। यानी पार्टिसिपल जो है हमारे पास दो सूरत हाल में है, प्रेजेंट में भी पॉसिबल होते हैं और ये किस में पॉसिबल होता है, ये पास्ट में। मसलन यहाँ पर आप देखिएगा जो ऊपर मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं सारे के सारे एग्जाम्पल जो है मैंने प्रेजेंट में लिखे हुए हैं, क्लियर। लेकिन पास्ट टेंस में जब ये इस्तेमाल हो गए तो पास्ट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस का मतलब ये है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल, क्लियर। मसलन देखिएगा, द पार्टिसिपल इज यूज्ड इन द पास्ट टेंस आल्सो, फॉर एग्जांपल ब्लाइंडेड बाय द डस्ट स्टॉर्म। देखो ब्लाइंडेड, ये देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, ब्लाइंड, ब्लाइंडेड, ब्लाइंडेड, यस। सो जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो जाए तो वो क्या बन जाते हैं, वो पास्ट टेंस बन जाते हैं, ब्लाइंडेड by the dust storm। देखो dust storm क्या है, नाउन है, तो that is why blinded क्या है, ये participle है। driven by hunger, driven by hunger यानी drive, drove, driven, ये देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, क्लियर। तो ये पास्ट टेंस है और ये हंगर नाउन इस्तेमाल हुआ है, क्लियर। सो दैट इज वाई ड्रिवन जो है यहाँ पर क्या है, ये पार्टिसिपल है। गाइडेड बाय विजडम, क्लियर, गाइडेड, क्लियर। अब देखिएगा गाइड, गाइडेड, गाइडेड, समझ आ गया आपको बात, ठीक है। सो गाइडेड क्या है, ये फॉर एग्जांपल वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सो ऑलवेज रिमेंबर किसी भी वर्ब के बाद अगर नाउन आता है, ठीक है, तो वो क्या कहला गया, पार्टिसिपल कहला गया। अब अगर ये प्रेजेंट टेंस में हो तो इसके साथ ing होगा और अगर पास्ट टेंस में हो तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल फिल्ड विद करेज, फिल्ड नाउन वर्ब है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, करेज जो है ये नाउन है,
क्लियर हो गया आपको बात, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, क्लियर, कि जब भी कोई वर्ब जो है उसके साथ आईएनजी इस्तेमाल हो जाए और उसके फौरन बाद नाउन आ जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, पार्टिसिपल। या अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो और इसके फौरन बाद फिर भी नाउन आता हो, तो ये वर्ब जो होता है ये पार्टिसिपल कहलाता है। सो रिमेंबर दैट नाउन कम्स आफ्टर द पार्टिसिपल। द पार्टिसिपल एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव का काम भी करता है, जैसे मैंने पहले आपको बात बताई कि चूंकि इससे पहले नाउन आ रहा होता है, सो इस वजह से हम इसको हम इसको एडजेक्टिव भी कह सकते होते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, मोर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर लिखकर दिए हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, अगर हम मोर एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिएगा जरा, ठीक है। आयशा अहमद प्लेइंग फुटबॉल। आयशा अहमद प्लेइंग, यहाँ पर देखिएगा प्लेइंग जो है ना, ये देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, यानी प्रेजेंट में इस्तेमाल हो रहा है, और इसके फौरन बाद क्या इस्तेमाल हो रहा है, फुटबॉल, जो कि नाउन। आई लाइक गाइडिंग अहमद। अब देखिएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गाइडिंग है, पार्टिसिपल है, इसके फौरन बाद नाउन अहमद आ रहा है। I saw, he saw me eating food. Clear? So eating क्या है, पार्टिसिपल है। So always remember, जो मैं बार बार तुम बता रहा हूँ कि पार्टिसिपल is that that word which does the work of an adjective and the work of a verb in a sentence. Clear? That is called the participle. ये दोनों सूरत हाल में होते हैं, प्रेजेंट में भी हो सकते हैं और पास्ट में भी हो सकते हैं। प्रेजेंट में हो तो आईएनजी के साथ इस्तेमाल हुआ होगा, और अगर पास्ट में हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल होगा। प्लीज एक दफा रिवाइज कीजिएगा। अगर आपको पार्टिसिपल की समझ आ जाती है, पार्टिसिपल हमेशा नाउन को डिस्क्राइब करता है। किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन को डिस्क्राइब करता है। इसको फौरन बाद नाउन आएगा, लेकिन इसके बाद जो है, फॉर एग्जांपल जब हम जेरेंट की बात करेंगे या किसी और टर्म की बात करेंगे, तो वो किसी और चीज को डिस्क्राइब करेगा। सो प्लीज एक मिनट के लिए रिवाइज कीजिएगा। इसलिए समझ आ रही है आपको, ठीक है। ये मुश्किल नहीं है, ये आसान, लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप इसको क्या करेंगे, आप इसको बार बार रिपीट करोगे, बिकॉज रिपीटिशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आप रिपीट करोगे तो तब जाकर ये क्या हो जाते हैं, आपको समझ आएंगे, ठीक है। सो अनदर थिंग इज दैट, आप अब अनदर देखिएगा जरा कि हम किस चीज की बात करने वाले हैं, ठीक है। यानी ये तो पार्टिसिपल, ये क्या आता है, ये पार्टिसिपल। इसके बाद जरा देखिएगा जरा, ठीक है। पार्टिसिपल के बाद देखिएगा, मैंने आपको बात बताई थी ना, पार्टिसिपल के बाद क्या आएगा, जेरेंड आएगा। मैंने दोनों में डिफरेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा कि आपको पता चल जाए। मसलन इस वन साइड पे मेरे जेरेंड लिखे हुए हैं, दूसरी साइड पर मैंने क्या लिखे हुए, पार्टिसिपल लिखे हुए हैं, ठीक है। हाँ देखिएगा जरा यार, ठीक है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन यार। देखिएगा, यानी हैविंग हैविंग सेड दैट, समझ आ रही है यहाँ पर। आप देखिए, इन्होंने फॉर एग्जांपल नाउन को खत्म कर दिया, क्योंकि हम हर दफा नाउन इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। हम यानी स्पोकन लैंग्वेज में हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करते हैं। समझ आ गया आपको बात, ठीक है। यानी हैविंग बाय हिम सेड दैट, या सिंपल सेंटेंस इस तरह होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या है, ये पार्टिसिपल का काम दे रहा है, क्लियर। अब देखिएगा जरा, जेरेंड को देखिएगा जरा, ठीक है। देखिए दिस एग्जांपल, आप पार्टिसिपल को ना देखिएगा जरा, फिलहाल जेरेंड को देखिएगा। रीडिंग इज माय फेवरेट पास टाइम। अब देखिएगा, मैंने यहाँ रीडिंग लिखा हुआ है, इसको मैंने रेड कलर किया हुआ है, लेकिन इसके साथ जो इज, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, वो ग्रीन कलर में। अब देखिएगा, जेरेंड जो है तो ये भी वर्ब ही होता है, और इसके साथ आईएनजी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके फौरन बाद एक कोई अनदर वर्ब या कोई हेल्पिंग वर्ब भी आया हुआ होता है। सो दैट इज वाई रीडिंग इज। समझ आ गया आपको बात, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये रीडिंग जो है इस वर्ब को जो है ना क्वालिफाई कर। सो दैट इज वाई दिस रीडिंग इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड द जेरेंड, दिस इज कॉल्ड द जेरेंड। क्लियर हो गया आपको बात। लेकिन ऑन द अदर हैंड साथ पार्टिसिपल मैंने लिखा हुआ है रीडिंग बुक्स
इज गुड। अब देखिए यहाँ पर वही रीडिंग है, लेकिन इस रीडिंग के बाद क्या आ रहा है, आया हुआ है बुक्स आया हुआ है, बुक्स क्या है, नाउन है। समझ आ गए? सो दैट इज वाई यहाँ पर ये पार्टिसिपल कहलाएगा, और इस पहले सेंटेंस में ये क्या कहलाएगा, ये जेरंड कहलाएगा। जेरंड जो है इट्स अ वर्ब having the ing, but soon after it there will be another verb which may be in the form of helping verb। समझ आ गया आपको बात? ठीक है। another example देखिएगा, playing is not allowed over here। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने playing की बात की हुई है, ठीक है। प्लेइंग के साथ साथ क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ing लिखा हुआ है। प्लेइंग के साथ क्या लिखा हुआ है, ing लिखा हुआ है। समझ आ रही है आपको बात? ठीक है, यानी प्ले के साथ ing लगा हुआ है, लेकिन इसको फॉर्म बाद वर्ब आया हुआ है, इज आया हुआ है। क्लियर है? लेकिन इसी सेंटेंस को हम पार्टिसिपल में देखते हैं, प्लेइंग गेम्स इज नॉट अलाउड। यहाँ पर लफ्ज वही प्लेइंग है, लेकिन आगे मैंने क्या इस्तेमाल किया है, गेम्स, यानी नाउन इस्तेमाल किया। आ रही है आपको बात समझ में? सो दैट इज वाई जब भी किसी वर्ब के साथ ing लग जाए, लेकिन उसके बाद कोई वर्ब भी आ जाए, तो दैट इट बिकम्स द जेरंड। इसको हम क्या कहते हैं, इसको जेरंड कहते हैं। लेकिन उसी जेरंड को अगर किसी वर्ब के साथ ing लग जाए, लेकिन उसके बाद कोई नाउन आ जाए, तो उसको हम फिर क्या कहेंगे, उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ गई समझ? ठीक है। टीचिंग इज अ गुड पैशन, यस, टीचिंग इज अ गुड पैशन। ठीक है। अब देखिएगा टीचिंग जो है, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग है, ing लगा हुआ है और इसके फौरन बाद वर्ब आया हुआ है, तो यहाँ पर तो ये जेरंड का काम दे रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड देखिए, टीचिंग स्टूडेंट्स इज हार्ड, स्टूडेंट्स को पढ़ाना मुश्किल है, यहाँ पर टीचिंग के फौरन बाद क्या आया हुआ है, स्टूडेंट्स आया हुआ है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? क्लियर हो? सो दैट इज व्हाई आई मीन, ठीक है, जिस भी वर्ब के साथ ing लग जाए, लेकिन उसके फौरन बाद नाउन आ जाए, तो वो पार्टिसिपल बन जाता है। लेकिन उसके बाद अगर इसी वर्ब के फौरन बाद अगर दूसरा कोई वर्ब आ जाता है, तो वो जेरंड बन जाता है। सो द जेरंड इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच एंड्स इन ing and has the force of a noun and a verb। समझ आ गई? है इसी सेंटेंस में नाउन का भी काम दे रहा होता है और वर्ब का भी काम दे रहा होता है। वर्ब विल कम आफ्टर द जेरंड, जो मैंने पहले आपको बात बताई ना, कि जेरंड के फौरन बाद क्या आता है, वर्ब आता है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है। अब देखिएगा जेरंड के मुख्तलिफ यूजेस है, लेकिन आप पहले एक दफा दोबारा रिवाइज कीजिएगा द डिफरेंस बिटवीन द जेरंड एंड द पार्टिसिपल, बिकॉज एग्जामिनर आपको जरूर ऐसे क्वेश्चन देता है जहां पर आपने सिर्फ डिफरेंस इस अंदाज से देखना है कि अगर किसी जेरंड यानी किसी भी वर्ब के साथ ing लगा हुआ हो, लेकिन उसके फौरन बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए या कोई दूसरा वर्ब आ जाए, ठीक है, तो उसको जेरंड कहते हैं। लेकिन अगर उसके फौरन बाद नाउन आता है तो ये पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक है। सो दिस इज व्हाट अबाउट क्लियर? जी प्लीज। ठीक है। वर्ब आल्सो एक्ट, यस, ऐसे ही ऐसी बात होती है, ठीक है, कि जब फॉर एग्जांपल इसके साथ ing लग जाए और ये किसी वर्ब से पहले आ जाए, जिस तरह रीडिंग इज। अब यहाँ पर रीडिंग नो डाउट कि ये वर्ब का काम दे रहे हैं, लेकिन दूसरे वर्ब से पहले आ रहा है, इससे पहले आ रहा है, सो दैट इज व्हाई ये नाउन कहलाता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह होता है। क्लियर? आप एक दफा रिवाइज कीजिएगा, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम किसी आगे दूसरे स्लाइड पे जाते हैं। देखिए पार्टिसिपल और जेरंड में डिफरेंस है। पार्टिसिपल जो है वो किसी नाउन को रिप्रेजेंट करता है और जेरंड जो है वर्ब को। इसलिए समझ आ रहे हैं आप लोगों को? ठीक है। अगर आपको समझ आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं जाता हूं थोड़ा सा आगे। ठीक है। देखिएगा द यूजेस ऑफ द जेरंड एग्जैक्टली उसी तरीके से है कि जेरंड कभी एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो जाएगा, कभी एज एन ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिएगा द जेरंड इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। आप ऐसा भी कह सकते हो। फॉर एग्जांपल देखिएगा हंटिंग इज प्रोहिबिटेड इन द स्कूल, यहाँ पर तो ये सब्जेक्ट आ रहा है। समझ आ रही है? सीइंग इज बिलीव, जो नजर आता है उसको बिलीव भी किया जाता है। स्टैंडिंग इज डेंजरस ओवर हियर,
यहाँ पर नजर आ रही है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, बट इट इज आल्सो यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में ये कभी ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, आई लाइक ईटिंग, आई लाइक ईटिंग, क्लियर हो गए। दे आर लव्ड प्लेइंग, यस वी एंजॉय हेल्पिंग, क्लियर। सो ऑलवेज रिमेंबर, मैंने आपको बात बताई कि ये डिफरेंस आपको सिर्फ समझ आना चाहिए, ठीक है, कि जेरन जो है वो किसी वर्क की यानी वर्क को रिप्रेजेंट करता है, जबकि पार्टिसिपल जो है वो हमेशा क्या करता है, वो हमेशा जो है फॉर एग्जांपल किसी नाउन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गई आपको बात, ठीक है। एक दफा फिर रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना हम आगे स्लाइड को जाते हैं। हाँ, ऐसी तो कोई बात नहीं। अगर आप फॉर एग्जांपल देखिएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब तो डेफिनेटली आ सकते हैं, नॉर्मली सिंगुलर आता है, क्योंकि वर्ब जो होते हैं वो हमेशा जो है सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। लेकिन आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। कभी ऐसे सेंटेंस भी आ सकते हैं, क्लियर। यानी आप समझ आ गई बात आपको। थोड़ा सा आगे जाऊं अभी, ठीक है। अगर आप अभी तक पढ़ रहे हो तो बेशक पढ़ लीजिएगा, बिकॉज यहाँ से दो सेंटेंसेस आ जाता है, एक जेरंड का आता है और एक पार्टिसिपल का आता है। क्लियर हो गई आपको बात, ठीक है। सो ये आप प्लीज एक दफा बेशक दोबारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको कंप्लीट समझ आ जाए, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना हम क्या करते हैं, आगे से आगे किसी और स्लाइड की तरफ जाते हैं। ये देखिए, मेरी बात सुन लीजिएगा। देखिए, आई लाइक ईटिंग, बिल्कुल आखिरी सेंटेंस यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। देखिए इसके ये एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। क्लियर हो गया आपको। आई लाइक ईटिंग यहाँ पर देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल आई लाइक ईटिंग या वी इंजॉय हेल्पिंग या दे आर अलाउड प्लेइंग, इसके फौरन बाद तो कोई वर्ब नहीं आया हुआ है, नो डाउट। सेंटेंस खत्म हो गया है, सेंटेंस को यहाँ पर छोड़ दिया है, ठीक है। सो दैट इज वाई, ठीक है, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या है, ये आमीन जेरेंड है। क्लियर है, यस। इसके बाद देखिए, कहते हैं कि इसकी पास्ट टेंस भी हो सकती है ना, मगर ये पास्ट टेंस में इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन ये कि पॉसिबिलिटी हर एक चीज की है। जब अब हम इतने डिटेल में जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। हालांकि यानी पास्ट टेंस में भी इसकी ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, कि यूज नहीं है, यूज है इसका, लेकिन वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, ज्यादा लंबी बात हो जाएगी, ठीक है। सो प्लीज इसी को रिवाइज कीजिएगा, and then we go to the next slide, please. यस, इसके बाद देखिएगा हमारे पास दोबारा टेंस स्टार्ट होते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन एक दफा आपको रिव्यू दे देता हूं, ठीक है, बिकॉज की याद रखना कि टेंसेस का होना बहुत ही जरूरी बात है। अगर आपको टेंसेस की समझ आ जाती है तो आपको क्या हो जाएगा, आपको ठीक है, बहुत सारी बातों की समझ आ जाएगी। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि हम टेंसेस की बजाय, ठीक है, बल्कि चलो 5-10 मिनट इसको रिवाइज कर ले, फिर इसके बाद में आपको एडजेक्टिव पढ़ा लेता हूं, ताकि आपको एडजेक्टिव की भी समझ आ जाए, ठीक है। टेंसेस में हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो है फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इट ऑलवेज टेक्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, आई टीच यू इंग्लिश, यहाँ पर ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, फर्स्ट फॉर्म है, वी विन द मैच, दे प्ले गेम्स, यस। सो हमेशा याद रखना, when the subject of a sentence is third person singular, s or es is added with the verb. For example, she cooks food,
यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी है, तो इसके साथ हमने एस लगाया हुआ है। ही पॉलिशेस शूज, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके इस वजह से हमने पॉलिशेस कर दिया। इट रेन्स, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस लगा लिया। सलीम कम्स टू मी, सलीम सिंगुलर है, एस लगा लिया। द सन गिव्स लाइट, सन सिंगुलर है। समझ आ गया आपको बात, ठीक है। सो देयरफॉर रिमेंबर, हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा याद रखना कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके वर्ब के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम उसके साथ हम एस या ई एस इस्तेमाल करते हैं, जो हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। हाउ टू मेक नेगेटिव, हम इसके नेगेटिव कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक नेगेटिव। Do not is used after the subject when the subject is plural, I, we, you, they. अगर कोई सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, जिस तरह I, we, you, they है, तो उसके साथ हम do not इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I don't teach you, we do not win the match, you do not follow me, they do not come here। यहाँ पर तो हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने इसके साथ do not इस्तेमाल कर दिया। क्लियर, बिकॉज कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये सारे क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इस वजह से हमने इसके साथ यानी डू नॉट इस्तेमाल कर। आगे बात आपको समझ में क्लियर। बट डज नॉट इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जिस तरह ही है, शी है, इट है, या कोई भी नेम है, तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डज नॉट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट फॉलो मी, यस, शी डज नॉट कुक फूड, it does not rain regularly, the sun does not give light, Ahmed does not tell a lie। खैर हो गया आपको बात, ठीक है। सो यहाँ पर आपने देखा कि हम इसके साथ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है ना, उसके साथ जो है ना एस ए एस का हमने इजाफा कर दिया। यहाँ तक बात समझ आ रही, क्लियर हो गई आपको बात, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सॉरी, हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव। इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, डू या डज, ठीक है। डू या डज जो है क्या हो जाएंगे, ये सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल होते हैं। हाँ ठीक है, आप देखिएगा, ही डज नॉट, ठीक है, ही डज नॉट हैज टू बुक्स, ऐसा भी कह सकते हो, और ही हैज नॉट टू बुक्स, ऐसा भी कह सकते हो। समझ आ गए। अगर आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेते हो, हैज को आप एज ए वर्ब इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको डज नॉट इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आप हैज को एज ए परफेक्ट टेंसेस इस्तेमाल करते हो, तो आप इसको क्या इस्तेमाल करते हो, हैज नॉट इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अब देखिएगा, जब आप इंट्रोगेटिव बनाते हो तो डू या डज को सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं। डू वी ईट फूड, डू दे हेल्प यू, डू यू गो देयर, ये तो प्लूरल है। अगर सिंगुलर हुआ है, डज ही पास द एग्जाम, डज शी ड्रिंक वाटर, डज द बर्ड फ्लाई, क्लियर, डज इट रेन, एटसेट्रा। यहाँ तक बात समझ आ गई। आप प्लीज 1 मिनट के लिए रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। मैं अपने नेट सिस्टम को दोबारा चेक करता हूँ, ठीक है। आप प्लीज एक दफा इसको रिवाइज कीजिएगा। यस, देखिए जरा, ठीक है प्लीज। अब ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। कॉन्टिन्यूस टेंसेस हमेशा इजी होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो या पोस्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, ठीक है। वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा इजी होते हैं। क्लियर है। मसलन देखिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, नोट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी इज यूज्ड, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होते हैं, इसके साथ आईएनजी इस्तेमाल होते हैं। क्लियर हो गया आपको बात, ठीक है। क्लियर। मसलन another one is there, is or am are used as helping verbs, ये भी बात क्लियर है। is used with he, she, it and name, or is used with we, you, they
am is used with I. एग्जाम्पल आप देखिएगा, आई एम टीचिंग यू, यू आर लर्निंग वेल, we are playing games, is eating food, she is washing clothes. Yes, how to make negative, not is used after the helping verb. For example, I'm not teaching you, you're not learning well, we are not playing game, he's not eating food, she is not washing clothes. Yeah, how to make interrogative sentence here, clear? Write the helping verb at the start of the sentence. ठीक है? Example, am I teaching you, are you learning well, are we playing games, is he eating food, is she washing clothes? Yes, समझ आ रही है आपको बात? ठीक है. So this is how, I mean, ठीक है, you make, I mean, the present indefinite tense. Very much easy, आसान है. ठीक है, I mean, कोई इसमें ऐसा कोई मुश्किल काम नजर नहीं आ रहा है. आप प्लीज एक दो दफा रिवाइज कीजिएगा, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, किसी और टेंस की तरफ जाते हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है. नो, ये असल में होता है मे आई टीच यू. ठीक है, मैं जो है हेल्पिंग वर्ब है, इसमें कोई शक नहीं है. ठीक है, लेकिन ये बेसिकली मे का जो यूज है वो फॉर्मल तरीके से परमिशन के लिए है. तो इस वजह से आई मीन इसके साथ आईएनजी का नॉर्मली इस्तेमाल नहीं है. ठीक है, अनदर टेंस देखिएगा जरा. ठीक है, इसके बाद जो टेंस है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, ठीक है, आई मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, हाँ आता है, क्यों नहीं आता है यार? समझ आ गया बात? ठीक है, बिकॉज आपको जो करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंसेस देते हैं वो टेंस के लिहाज से गलत कर दिए जाते हैं. और दूसरा ये है ना कि यार एक्टिव और पैसिव जो आप लोग करते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन करते हो, वो टेंस के लिहाज से होते हैं. ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. फॉर एग्जांपल, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है. हैज एंड हैव आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स. हैज इज यूज्ड विद ही, शी, इट एंड नेम. हैव इज यूज्ड विद आई, वी, यू एंड दे. क्लियर? यानी हैज सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, हैव जो है प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जांपल, आई हैव वन द मैच. यस, अब देखो यहाँ पर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है. वी हैव प्लेड अ मैच. क्लियर? यहाँ पर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म. You have made a decision. They have gone home. He has written a letter. She has eaten food. The sun has given light. It has rained. Yes, अब सब देखिएगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है और हैज एंड हैव इस्तेमाल हुआ. हाउ टू मेक नेगेटिव, जहां पर भी हेल्पिंग वर्ब आपको नजर आते हैं किसी भी सेंटेंस में, जब आपको हेल्पिंग वर्ब नजर आते हैं उस हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म पर नॉट लगाइएगा. फॉर एग्जांपल, इज नॉट ईटन फूड, we have not played a match, you have not made a decision, they have not gone home, is not written a letter. Clear हो गया आपको बात? ठीक है, another one देखिएगा, how to make interrogative of it. ठीक है, yes, okay, ठीक है, this wonderful, I mean, ठीक है, ये present perfect tense है जो अभी हम पढ़ रहे हैं. यार ये तो आप जो है ना इससे पूछ ले के कितनी क्लासेस रहेगी. ठीक है, पाकिस्तान हैज हैव वन द मैच, पाकिस्तान इज वन, पाकिस्तान इज वन द मैच नॉर्मली. लेकिन आजकल पता है क्या है, ये जितने भी मुल्कों के नाम है वो प्लूरल समझने लग गए हैं. सो दैट इज व्हाई नॉर्मली ये भी कहते हैं पाकिस्तान हैव वन द मैच. क्लियर है? तो ये दोनों ठीक है, चूंकि ग्रामर में डेफिनेटली चेंजेस आ रही है. ठीक है, सो आई मीन कंट्री को जो है वो प्लूरल समझने लग गए हैं. ठीक है, इस वजह से जो है ना इसके साथ आप हैज भी लगा सकते हो और हैव भी लगा सकते हो, दोनों ठीक है. यानी आप ठीक है, उसने इंट्रोगेटिव कैसे बनाओगे, हैज और हैव को सेंटेंस के शुरू में लगाइएगा. हैव यू वन द मैच, हैज शी गॉन देयर, हैव वन द मैच, हैव वी प्लेड अ मैच, हैव यू मेड अ डिसीजन, हैव दे गॉन होम. यस, सो देखिएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के
आई मीन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव थे। प्लीज एक दफा रिवाइज कीजिएगा, फिर इसके बाद हम पास्ट टेंस को जाते हैं और उसके बाद जो है ठीक है मैं आपको आई मीन एडजेक्टिव सिखा देता हूँ। सर एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो जो है ना सिर्फ रिवीजन हो रही है, ठीक है। अब देखिएगा जरा, ठीक है। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आई मीन वर्ब की सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल होती है, हेल्पिंग वर्ब कोई इस्तेमाल नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आई रोट अ लेटर, यस शी वॉश्ड क्लोथ्स, दे ड्रैंक वाटर, ही एट फूड। यस, so you see, so how to make negative, आप क्या इस्तेमाल करते हो? did not इस्तेमाल करते हो, और जब आप did not इस्तेमाल कर लेते हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। I did not write a letter, she did not wash clothes, they did not drink water, they did not eat food. How to make interrogative, did को सेंटेंस के शुरू में लगा लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, did she wash clothes, did they drink water, did he eat food, did you listen, ठीक है, did we win the match, did the sun shine, etc. yes, आसान आसान सी है, जल्दी जल्दी इसकी रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। पोस्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाता है। पोस्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है हमेशा याद रखना, मैंने आपको बात बताई कि जब भी कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते हैं, जब भी कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंसेस में हम, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल होता है। और इसमें आई मीन पास्ट टेंस है तो वाज एंड वर जो है ना हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होंगे। वाज इज यूज्ड विद ही शी इट, ठीक है, आई एंड नेम। वर इज यूज्ड विद यू, वी, यू, दे, एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल, आई वाज टीचिंग यू, यू आर learning English, she was eating food, the moon was giving light, we were winning the match, ठीक है, she was cooking food, they were helping me। खैर, नेगेटिव बनाओगे, ठीक है, या हाउ टू मेक इंटरोगेटिव पहले लिखा हुआ है, ठीक है। was इन वर्ब को सेंटेंस के शुरू में कीजिएगा, was I teaching you, were you learning it, was he flying the kites, etc. नेगेटिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म पर नॉट लगाइएगा, मसलन I was not teaching you, you were not learning English, she was not eating, etc. yes, इसके बाद आ जाता है, ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाता है। द पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, जो मैंने क्लास में आपको बात पढ़ाई थी, ठीक है, ए द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल होती है। एंड हैड इज यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब, इसमें हैड जो है वो क्या इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। फॉर एग्जांपल, आई हैड टॉट यू, you had understood it, we had won the match, she had eaten food, he had gone there, I had helped you, they had arrived, yes, the patient had died before the doctor came। यहाँ पर अब देखिएगा कि चूंकि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें दो सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं। क्या इस्तेमाल होते हैं? दो। पहला सेंटेंस इसका पास्ट परफेक्ट में होता है, जबकि दूसरा सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। Masan, the patient had died before the doctor came. I had completed my lecture before you came. The children had not broken the cup before the mother came. Had the sun given light before it rained? Clear? So this is, अब जब आप इसके नेगेटिव बनाते हो, how to make negative of it, clear? देखिए इसमें had इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, तो क्या इस्तेमाल करोगे? फॉर एग्जाम्पल, had के बाद आप not इस्तेमाल कीजिए। I had not taught you, you had not understood it, we had not won the match, ठीक है, she had not eaten, yes, food, ठीक है, so he had not gone there, I had not helped you, etc. जब इंटरोगेटिव बनाते हो तो यही had जो होता है इसको सेंटेंस के शुरू में लेकर आइएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, had I taught you, had you understood it, had we won the match, had she eaten food, had he gone there, etc. ये तक बात समझ आ गई, ठीक है। इसके बाद देखिए, बस इसके बाद जो है ना, फॉर एग्जांपल फ्यूचर आ जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल में हमने क्लास में फ्यूचर टेंस डिस्कस नहीं किया हुआ था, क्लियर है? सो रिमेंबर, देखिएगा जरा, ठीक है, द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या इस्तेमाल होता है? विल और शैल इस्तेमाल होते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, क्लियर है? शैल इज यूज्ड विद INV, will is used with he, she, it, you, and they, and them. For example, I shall help you, we shall win the match. You will visit me,
he will eat food, she will come here, it will rain today, the sun will shine, etc. हाउ टू मेक नेगेटिव, ठीक है। देखें विल और शेल के फॉर्म बार आप क्या लगाइएगा, नॉट लगाइएगा। आई शिल नॉट हेल्प यू, यस ठीक है। वी शिल नॉट विन द मैच, क्लियर। वी विल नॉट विजिट, एक्सेट्रा। और जब आप इसके इंट्रोगेटिव बनाते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विल और शेल को सेंटेंस के शुरू में लगाइएगा। शेल वी विन द मैच, विल यू विजिट मी, एक्सेट्रा। क्लियर है, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। इसके बाद ये एक्टिव पैसिव थे जो हमने किए हुए हैं, ठीक है। हम आगे जब चलते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं देखता हूँ कि इस स्लाइड में मेरे पास और क्या कुछ है, ताकि मैं आपको वही टीच करा सकूं और जो है ना आपको कोई बेनिफिट मिल सके, ठीक है। देखिए जरा 1 मिनट, ये जरा ज्यादा है। ये तो हमने सारे पढ़ लिए हुए थे, ठीक है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमने रीड आउट किए हुए थे। इसके बाद आ जाते हैं सेंटेंस इन इट्स जनरल टाइप। क्लियर हो गया आपको बात, ठीक है। इन सेंटेंस क्या है, बस हो जा रहा है, रुक जाओ। सेंटेंस क्या है और उसकी जनरल टाइप्स क्या है, ये हमने नहीं पढ़ लिए हुए थे, ठीक है। क्लास में आप इसको देख लीजिएगा, वेरी इजी, नॉट दैट मच। हो यार ये क्या हो रहा है यार, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग, यस, ये एक नई चीज है जो हमने अभी पढ़नी है, ठीक है। So what is a sentence and what are its general types? क्लियर है, 1 नंबर का क्वेश्चन इससे भी आ जाता है, ठीक है। what is a sentence and what are its general types, ठीक है। सेंटेंस क्या है और इसकी जनरल टाइप्स क्या है, सर आफ्टर लाइक ओके। इसको वो इंशाल्लाह फौरन मिल जाएगा, फौरन साथ से इंशाल्लाह आपको ये स्लाइड मिल जाएंगे, ठीक है। अब बिल्कुल फिक्र ना कीजिएगा, ठीक है। Another one, फिर कोई क्या कह रहा है, थैंक यू वेरी मच यार, यूर वेलकम, ठीक है। अच्छा आप देखिएगा, सेंटेंस एंड इट्स जनरल टाइप, क्लियर। द ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अंडरस्टैंडेबल मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल द ग्रुप ऑफ वर्ड which gives you the understandable meaning, the group of words which gives you meaning, that is called a sentence. The sentence must have subject verb. सेंटेंस में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट भी होना चाहिए, वर्ब भी होना चाहिए। कभी कभार ऑब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई इसी बात नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। आई टीच इंग्लिश, यू अंडरस्टैंड, ठीक है, यू अंडरस्टैंड वेल। इसमें आप इस सेंटेंस में देखिएगा, आपको यू जो है सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंड जो है, फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड ये वर्ब है, वेल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक इजाफी फ्रेज के तौर पर वर्ब यानी लफ्ज इस्तेमाल है, क्लियर। दे कम हियर, यहाँ पर दे जो है फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट है, कम जो है फॉर एग्जांपल वर्ब है, हेयर जो है फॉर एग्जांपल ऐसे एज ए फ्रेज इस्तेमाल हुआ, क्लियर। वी विन द गेम, क्लियर हो गया आपको बात, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, वी सब्जेक्ट है, विन वर्ब है, द गेम ऑब्जेक्ट है, क्लियर। सो कोई भी आई मीन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स यू द कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग, the group of word which gives you understandable meaning, that is called what, that is called a sentence। क्या तक बात समझ आ गई, क्लियर हो गया आपको बात, ठीक है। एक दफा प्लीज रिवाइज कीजिएगा, बिकॉज इसके टाइप्स आपको तभी समझ आ सकते हैं जब आपको सेंटेंस की समझ आ जाए। प्लीज एक दफा रिवाइज कीजिएगा। यस प्लीज, ठीक है। अब देखिएगा जरा, द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। Number 1 is called the executive sentence or declarative sentence.
यानी assertive sentence भी से कह सकते हैं, declarative sentence भी कह सकते हैं. A sentence that makes a statement or an assertion या assertion is called an assertive or declarative sentence. कोई भी ऐसा sentence जो आपको statement दे रहा हो, that is called assertive sentence. Assertive sentence ends with a period, I mean the full stop. Clear? अब देखिएगा, for example, he helps me. ये एक assertive sentence है. एक statement है, I give him my books. Clear? You invite me for a party. They complete the project. Clear हो गया आपको बात? Assertive sentences are divided into two categories. Number one, affirmative. यानी वो sentences जिसमें not नहीं होता है. And the second one is negative. Clear? Affirmative sentences. For example, देखिएगा, they will listen to you. ठीक है, जामिया मस्जिद is an attraction of Delhi. She is my mother who is raising her hand. My father has returned to Pakistan after meeting Al. In America, Pakistan won the cricket match by 60 runs. They plan ticket to visit Jamia Mosque. Clear? Etc. ये आसान सी बातें हैं, ठीक है, कॉमन सी बातें. नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम नॉट इस्तेमाल करते हैं. Doesn't get up in the morning. The students are not attending the maths class. Barking dogs do not bite. I do not hurt anybody. They won't listen to you. She's not in that team. We cannot survive without oxygen. She doesn't try fiction. You cannot ignore me. Clear हो गया आपको बात, ठीक है? So this is called what? This is called, I mean, the assertive sentence. That sentence which gives a statement. जो statement दे दे उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम assertive sentence कहते हैं. The negative भी हो सकते हैं और positive जिसको आप affirmative भी कहते हो. Clear हो गया आपको, ठीक है? The second type of sentence is called, I mean, the interrogative or interrogative sentences. बहुत गौर से इसको समझ लीजिएगा, आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है? ऐसी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है? The interrogative mean, I mean, that sentence which is making a question. Interrogative sentence जो question बनाते हैं. The sentence which makes question, such sentences start with the helping verb and end with the question mark. यानी question mark sentence के आखिर में हमेशा I mean question mark होता है. Clear है? हमेशा याद रखना, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो question mark को भूल जाते हैं. Clear है? मसलन देखिए जरा. Are you listening to me? Do you attend the class? Was he feeding his children? Did he return from the field? Am I advising you? Were you helping the people? Will he come in the class? So सारे के सारे अब देख रहे हो कि इंट्रैगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और इसके आखिर में जो है क्वेश्चन मार्क का लिखा जाता है. क्लियर हो गया? आई होप कि आपको समझ आ गई. क्लियर? अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, an open-ended question usually begins with a question word in English. कुछ ऐसे open-ended sentence होते हैं जो W के फिगर से स्टार्ट होते हैं, मसलन who, whom, whose, what, when, where, why, which, how, etc. इन लफ्ज़ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, अगर हम इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा जरा, what is the right way to iron a shirt? अब देखिए वर्ड से स्टार्ट है, लेकिन फिर भी हेल्पिंग वर्ब जो है ना सब्जेक्ट से पहले होता है. When are the best days to go to the mall? Where is your new cat? ठीक है? Why is the sky blue? How are you today? Whom do you want to see? Which is the right way to your home? Clear? तो बाद औक़ात जो है फॉर एग्जाम्पल सेंटेंसेस W वर्ड से स्टार्ट होता है जिसको ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं. यस, गेटिंग क्लियर? समझ आ गया आपको? ठीक है, एक दफा प्लीज रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको क्या हो सके, ये समझ आ सके. एक मिनट में इसको एक सेंटेंस में, एक लाइन में ले आता हूं ताकि ये एक ही पेज पे हो जाए तो आपको ये सब कुछ नजर आ जाएगा. तो इस पे मुश्किल हो जाता है, ठीक है, अलग अलग लिखने से. और एंड आई विश कि ये यस, ठीक है. अब आई होप कि ये किसी हद तक जो है ना एक की यस
द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। यस, अब एक स्लाइड पे आ गया, आप प्लीज इसको एक दफा रीड आउट कीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना हम क्या करते हैं, आगे किसी और स्लाइड पे जाते हैं, ठीक है। ओ व्हाट इज दिस, ये कौन सा सेंटेंस, ओ व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप अपने सडन फीलिंग्स का इजहार करते हो, कोई भी बात जो होती है जो आपको तज्जुब में डाल दे, क्लियर, दैट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। अभी इसकी बारी आने वाली है, ठीक है, आप इंशाल्लाह देख लेंगे। और रंजीब साहब, दिस वंडरफुल दैट यू ऑलरेडी नो द थिंग्स, दिस गुड इनफ, क्लियर। एक दो दफा आप रिवाइज कीजिएगा, फिर इसके बाद हम आगे जाते हैं। ओ सॉरी सॉरी, मैंने आपको क्या क्या पता, इंपेरेटिव बता दिया, सॉरी यार, वेरी सॉरी, ठीक है। ये एक्सक्लेमेटरी है, इट्स एब्सोल्युटली एक्सक्लेमेटरी, जो आपको किसी तर्जुमे में डाले। इंपेरेटिव वो सेंटेंस होते हैं जो इसमें आप कोई ऑर्डर वगैरह देते हो। थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है राशिद इकबाल, थैंक यू वेरी मच। हम सॉरी, मैं बस किसी और सोच में था, ठीक है, क्योंकि मैं साथ साथ आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ और किसी एक टॉपिक पर रिसर्च भी लिख रहा हूँ। सो ये मेरी सोच चेंज हो गई थी। इस हो गया, आगे जाऊं, ठीक है। दिस वंडरफुल आइडिया दैट मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो। यस, अभी हम इंपेरेटिव की बात करते हैं। The imperative third one is the imperative sentences. These are used as a command or instruction, make a request or make an advice. Clear? I mean imperative sentences जो होते हैं, या तो आप किसी को ऑर्डर देते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो, रिक्वेस्ट करते हो, क्लियर हो गए, देन यूज, आई मीन व्हाट, आई मीन यूज द इंपेरेटिव सेंटेंस। हमेशा याद रखना, द इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज आर इन द प्रेजेंट टेंस, ऑलवेज कैरी द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें इस्तेमाल होती है, ठीक है। और मसलन देखिएगा, पास द सॉल्ट, यस, इसमें आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, पास द सॉल्ट, move out of my way, clear, shut the front door, find my t-shirt and my leather jacket, sorry, be there at 5, clean your room, complete these by tomorrow, consider the address, clear, wait for me, please help, please solve my problem, yes। so remember कि इन सब sentences में आप देख रहे हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, दैट इज द रीजन कि हम इसको हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखते होते हैं, क्लियर है। सो दिस वंडरफुल, हाँ, थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है, वेलकम, ठीक, कोई इशू नहीं है, बहुत शुक्रिया, ठीक है। सो द इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, जिसके अभी हम बात कर रहे हैं, दीज आर द सेंटेंसेस इन व्हिच यू गिव द इंस्ट्रक्शन और यू गिव द कमांड और यू मेक अ रिक्वेस्ट or you give an advice to the people, clear? So these sentences are called the imperative sentences. Like you can see the example, pass the salt, move out of my way, shut the front door, find my leather jacket, be there at 5, clean your room, clear? So इन सब sentences को जो आप देख रहे हो, तो किसी में तो कमांड इस्तेमाल हो रहा है, समझ आ गया एक बार, ठीक है, किसी में एडवाइस किए जा रहे हैं, clear? So this is how I mean the imperative sentences are used, clear? एक दफा प्लीज पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद आगे जाते हैं कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं।
यस प्लीज। इसके बाद आगे जाते हैं, देखिएगा जरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक नोट नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है, कि जब भी आप इंपेरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हो, ठीक है, डू नॉट इज यूज टू मेक नेगेटिव, क्लियर, यानी डू नॉट, ठीक है, यानी डू नॉट इज यूज, ठीक है, डू नॉट इज यूज्ड टू मेक नेगेटिव, ठीक है, टू मेक का नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डू नॉट इस्तेमाल करते हैं। मसलन देखिएगा, पास दिस सॉल्ट, सिंपली कैन से डोंट पास दिस सॉल्ट, क्लियर, यानी फॉर एग्जांपल यू कैन से डू नॉट, ठीक है, डू नॉट पास दिस सॉल्ट, क्लियर, डू नॉट पास दिस सॉल्ट, ठीक है। तो जब भी आप फॉर एग्जांपल नेगेटिव बनाते हो तो इस क्या आप क्या इस्तेमाल करते हो, फॉर एग्जांपल डू नॉट इस्तेमाल करते हो, क्या इस्तेमाल करते हो, डू नॉट इस्तेमाल करते हो। सो दिस इज हाउ, आई मीन, ठीक है, आप क्या करते हो, आप फॉर एग्जांपल इसके नेगेटिव बनाते होते हो। यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर हो गई आपको बात, ठीक है। सो यस, ठीक है, वेरी इजी, ठीक है। इसके बाद आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। So exclamatory sentences, I mean the sentence makes a statement that conveys strong emotion or excitement. Clear? I mean those sentences in which you show your sudden feelings, your sudden emotions. Clear? You become suddenly excited, either because of happiness or either because of any trouble. Okay, to show sudden feeling. For example, oh, the result is clear. Alas, I lost my pen. Hurrah, I passed the exam. Clear हो गया आपको बात, ठीक है। Exclamatory sentences that begin with what? अब देखिए इसकी भी मुख्तलिफ टाइप्स बन सकते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो किससे स्टार्ट होते हैं, जो फॉर एग्जांपल वर्ड से स्टार्ट होते हैं, क्लियर, जिस तरह आप लोगों ने एग्जांपल लिखी हुई थी, ठीक है, व्हाट अ लवली बुके ऑफ फ्लावर, यस। यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जांपल आप देखिए, इट इट इज मेकिंग एन एक्सक्लेमेशन, क्लियर। आप हैरान होते हो जब किसी खूबसूरत फ्लावर्स को देख लेते हो, ठीक है, व्हाट अ लवली बुके ऑफ फ्लावर्स, यस, व्हाट अ क्यूट पपी, व्हाट एन अगली बग, क्लियर, व्हाट अ हैप्पी एंडिंग, yes. So this is how, I mean, ठीक है, this is how the exclamatory sentences, I mean, normally start with what, clear. Yeah, for example, exclamatory sentences that begin with how, or how bright they have grown in the sunlight, how well you listen, how well he listens, clear, how fast you ran, clear, how slow they crawl, clear. So sometimes the exclamatory sentences, I mean, they contain, I mean, so, clear, the birthday cake was so good. Yes, you use the word so for the exclamation. ताज्जुब के लिए आप इस्तेमाल करते हो। Sheldon, gift was so amazing. The bug is so ugly. I'm so mad right now. Clear हो गया आपको बात, ठीक है। So this is how, I mean, the exclamatory sentences, और इसके मुख्तलिफ और भी methods है, ठीक है। आप प्लीज इन चार मैथड्स को आप पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद जो है ना हम क्या करते हैं, अगली स्लाइड की तरफ चले जाते हैं।
यस प्लीज, समझ आ रहे हैं? इसके बाद देखिएगा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आई मीन कंटेनिंग सच, जिसमें सच का लफ्ज इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सच ए काइंड सोल, यस, दैट इज सच ए गॉर्जियस थिंग, यस, योर पपी इज सच ए क्यूटी, यस। बाज़ औक़ात आई मीन एक्साइटमेंट के लिए या सडन फीलिंग्स के लिए हम सच का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो है लेक्चर है, दिस इज कॉल्ड द 14 पंक्चुएशन मार्क्स इन इंग्लिश ग्रामर। प्लीज आप 1 मिनट के लिए पढ़ लीजिएगा, एंड देन फिर हम इसको क्या करते हैं, हम इसको अभी स्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से आपके पास जो है एक पैराग्राफ आता है आपको पंक्चुएट करने के लिए, आप इसकी पंक्चुएशन कर लीजिएगा, ठीक है? सो सी इट वेरी केयरफुली। Yeah, absolutely, yes, exactly. Exactly, puppy is a dog, Abid. ठीक है, yes, okay. ठीक है, इसके बाद देखिएगा जरा, ठीक है, what are the 14 marks, I mean 14 punctuation marks, ठीक है। यार आई एम सॉरी, ठीक है, एब्सोल्युटली आई डोंट लाइक इट, ठीक है, लेकिन बस वो मैंने यूज किए हुए हैं, ठीक है। सो हालांकि आपको मैंने इसके बारे में डिटेल बताई हुई थी, ठीक है, बट स्टिल, ठीक है। अरे हाँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अभी आपको 14 पंक्चुएशन मार्क्स का सुहेल साहब आप देखेंगे, तो आपको ऐसा कोई भी एग्जांपल नजर नहीं आएगा, यू नॉट सी एनी काइंड ऑफ एग्जांपल लाइक दैट, क्लियर? और आपको एब्सोल्युटली ऐसी कोई चीज नजर नहीं आएगी। यानी व्हाट आर दी 14 पंक्चुएशन मार्क? 14 पंक्चुएशन मार्क्स क्या है जो इंग्लिश आई मीन ग्रामर में इस्तेमाल होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी इजी यार, ठीक है, बहुत गौर से देखिएगा जरा, और आपको इंशाल्लाह ये समझ भी आ जाएंगे, आसान भी है, इतनी मुश्किल नहीं है। There are 14 punctuation marks that are commonly used in English grammar. 14 पंक्चुएशन मार्क है, ठीक है, जो कॉमनली यूज हो रहे हैं। दीज आर द पीरियड, पहला तो पीरियड है, आई मीन फुल स्टॉप जिसे कह सकते हैं, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन पॉइंट है, कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, डैश, हाइफन, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, ब्रेसेस, apostrophe, ठीक है, quotation mark, clear, and ellipsis. These are 14 punctuation marks. Clear? Following their correct usage, जब आप इनको करेक्ट अंदाज में यूज करोगे, ठीक है, it's all right, it's all right, दिल से, thank you very much यार, ठीक है, thank you very much यार, ठीक है। सो तो देखिएगा जरा, ठीक है, आई मीन ये 14 पंक्चुएशन मार्क है हमारे पास। पीरियड, आई मीन जिसको फुल स्टॉप आप कहते हो, क्लियर, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, क्लियर, कॉमा, सेमीकोलन, क्लियर, the dash, the hyphen, parentheses, brackets, ठीक है, braces, apostrophe, quotation marks, and ellipsis. Clear है? Following their correct usage will make your writing easier to read and more appealing. अगर आप इसको यूज करते हो तो इस तरीके से आपकी इंग्लिश राइटिंग जो है
बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाती है। क्लियर? यानी हाँ ठीक है, 14 ज्यादातर पर इस्तेमाल तो नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन मैंने डिटेल सबकी लिखी हुई है, ठीक है, आप प्लीज देख लीजिएगा। द पीरियड और द फुल स्टॉप इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अभी हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़ लिया है, जिसको आप assertive सेंटेंस के नाम से भी हमने देखा है। क्लियर? आई मीन स्टेटमेंट्स थॉट टू बी कंप्लीट एंड आफ्टर मेनी एब्रिविएशन। कोई भी एक कंप्लीट सेंटेंस हो तो उसके आखिर में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, या बाज़ औक़ात हम कोई एब्रिविएशन यूज करते हैं। मसलन देखिएगा, एज ए सेंटेंस एंडर का मतलब ये है कि सेंटेंस के एंड पे लगाया जा सकता है। जैन एंड जैक वेंट टू द मार्केट। यस, अब देखिएगा यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। शी गिव मी बुक्स, ही गिव मी बुक्स, शी वर्क्स एट होम। क्लियर? यहाँ पर आपको देख नजर आ रहा है, ये कंप्लीट सेंटेंस के आखिर में हमने फुल स्टॉप लगाया हुआ है। इट इज यूज्ड आफ्टर एन एब्रिविएशन। एब्रिविएशन के बाद भी यूज होता है। एब्रिविएशन किसे कहते हैं? जब हम किसी लफ्ज को शॉर्ट कर लेते हैं, एब्रिविएट कर लेते हैं। क्लियर? मसलन देखिएगा, हसन जोन्स जोन्स जूनियर was born on December 6, 2008। जूनियर के बाद देखिए, जूनियर इज ए कंप्लीट स्पेलिंग, लेकिन हमने शॉर्ट किया हुआ है, तो हमने एब्रिविएशन के फौरन बाद है ना फुल स्टॉप लगाया हुआ है। दिसंबर एक कंप्लीट स्पेलिंग है, लेकिन शॉर्ट करने के बाद हमने आई मीन फुल स्टॉप लगाया। ये ऐसी बात है। जनवरी इज द बेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जनवरी, ठीक है, इट्स ए कंप्लीट नेम ऑफ द मंथ, लेकिन हमने क्या लगाया हुआ है? आई मीन हमने एब्रीविएट करने की वजह से जो है ना, हमने क्या किया हुआ है? हमने इसको आई मीन वो फुल स्टॉप लगाया हुआ है। द यूएनओ, द यूएनओ, अब देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हमने फुल स्टॉप आई मीन लगाया हुआ है चूंकि एब्रीविएट किया हुआ है। इस ऑर्गेनाइजेशन, the UK is a big country, my senior officer is in the office। क्लियर? तो यहाँ पर सीनियर एक कंप्लीट आई मीन लफ्ज है, लेकिन एब्रीविएट होने की वजह से हमने क्या लगाया हुआ है? हमने आई मीन वो किया हुआ है। क्लियर हो गई आपकी बात? ठीक है, यानी फुल स्टॉप है। क्लियर? यानी फुल स्टॉप कहाँ इस्तेमाल होते हैं, या फॉर एग्जांपल यू सिंपली कैन से, ठीक है, कि कहाँ आई मीन हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, सेंटेंस के एंड पे। जब भी कोई कंप्लीट सेंटेंस हो तो हम उस वक्त उसको इस्तेमाल करते हैं, या फॉर एग्जांपल हम कब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जब फॉर एग्जांपल हम फॉर एग्जांपल जब आई मीन ठीक है, यानी कोई भी वर्ड जो होते हैं एब्रिविएट करते हैं, ठीक है, तो उस सूरत हाल में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उस सूरत हाल में हम उसको जो है फॉर एग्जाम्पल फुल स्टॉप इस्तेमाल। अनदर वन इज देयर, अनदर वन, ये चूंकि आसान आसान से है, ठीक है, आपको जल्दी समझ आ जाएंगे। अनदर वन इज द क्वेश्चन मार्क, अनदर वन इज द क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज द क्वेश्चन मार्क? क्लियर? देखें, एक ही इसका इस्तेमाल है, द क्वेश्चन मार्क, यूज ऑफ ए क्वेश्चन मार्क। Clear? The question mark is used to indicate a direct question when placed at the end of a sentence। जब भी सेंटेंस के एंड पे आप इसको इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो आप क्या इस्तेमाल करते हो? आप क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हो। इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड पर इस्तेमाल। क्लियर? फॉर एग्जांपल, व्हेन डिड ही लीव फॉर द मार्केट? Question mark. Am I teaching you? Question mark. Do you learn it? Question mark. Do you understand it? Question mark. Are you listening to me? Question। तो जहां फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन की बात होती है, ऐसी सूरत हाल में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं। सवाल की जब भी बात होती है तो हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज इसको रिवाइज कीजिएगा। फिर इसके बाद जो है ना हम क्या करते हैं, हम आगे किसी थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। यहाँ से थोड़ी सी डिटेल ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो आप सबसे पहले इन दो पॉइंट्स को रिवाइज कीजिएगा प्लीज। देख लिया।
यस प्लीज। इसके बाद देखिएगा जरा, ठीक है, इसके बाद आता है, ठीक है, another one, ठीक है, that is called, I mean, the exclamation। जिस तरह अभी हमने इंपैरेटिव सेंटेंसेस देख लिए, सॉरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, क्लियर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? वो सेंटेंसेस जो आपको कोई एक्साइटमेंट, कोई सडन फीलिंग, कोई इमोशन शो करते हैं, ठीक है, ऐसे सूरत हाल में। आई थिंक हाँ यार, इस पे बात करेंगे, ठीक है। चलो आप सुन लीजिएगा, ठीक है। मैंने यूएनओ के बाद नहीं लगाया हुआ है, यूके के बाद नहीं लगाया हुआ है। आप लगाना चाहते हो तो लगा भी सकते हो, समझ आ गई। बिकॉज ओ जो है या के जो है वो भी एक एब्रिविएटेड फॉर्म है, और ऊपर फार्मूला भी यही इस्तेमाल हुआ है कि आप इसको क्या कर सकते हो, यानी एब्रिविएशन के बाद इस्तेमाल कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। द एक्सक्लेमेशन पॉइंट, आई मीन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आप इसको कह सकते हो, ठीक है, is used when a person wants to express a sudden outcry or add emphasis, या to show your sudden feelings and emotion। जब भी फॉर एग्जांपल आप सडन एक्साइटमेंट, सडन फीलिंग्स, इमोशन शो करते हो, ऐसी सूरत हाल में आप क्या यूज करते हो? आप हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करते हो, क्लियर है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, ओह व्हाट ए ब्यूटीफुल बर्ड इट इज, यहाँ पर देखिएगा ओह यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज हुआ है। पूरा आई पास दी, आई मीन एफसी जो है एग्जाम जो है सीए में होता है, असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल कॉम्पिटेंसीज, क्लियर। यहाँ पर हुरा, ठीक है, he lost his books, oh what a heavy day, क्लियर है। यानी ऐसे सूरत हाल में ज्यादा इस्तेमाल होता है जब आप फॉर एग्जांपल किसी बात पर एक्साइटमेंट या सडन फीलिंग्स एंड इमोशन शो करते हो, ऐसी सूरत हाल में आप क्या इस्तेमाल करते हैं? आई मीन एक्सक्लेमेशन पॉइंट इस्तेमाल, एक्सक्लेमेशन। समटाइम टू एम्फसाइज द पॉइंट, किसी बात पर आप स्ट्रेस करते हो, किसी बात पर आप एम्फेसिस लेते हो, समझ आ गया आपको, ठीक है। किसी बात को बार बार कहते हो, ठीक है, तो दैट इज फॉर एग्जांपल माय चिल्ड्रन एक्सपेंसेस मेक मी फ्यूरियस, क्लियर। अब आप इस बात पे एम्फसाइज करते हो, ठीक है, सो दैट इज व्हाई यहाँ पर आप एक्सक्लेमेशन शो करते हैं। हालांकि ये यूज बहुत कम है। द हाई प्राइस इज अनबियरेबल, क्लियर। आप किसी बात पे यहाँ पर एम्फसाइज कर रहे हैं, माय स्टूडेंट्स यू शुड वर्क हार्ड, क्लियर। जब भी आप किसी बात पर एम्फसाइज करते हो, ऐसे सूरत हाल में भी आप मार्कअप एक्सक्लेमेशन यूज कर सकते हो। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको बात, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, क्लियर। इसके बाद देखिएगा another thing is that, another one is that, clear, the comma, the semicolon और the colon। ये आप देखिएगा जरा, इसकी डिटेल थोड़ी सी लंबी है, ठीक है। मैंने हर एक चीज को डिफरेंट कलर के साथ, डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ लिखे हुए हैं। आई होप कि आपको बहुत आराम से समझ आ जाएंगे। द यूज ऑफ द कॉमा, द सेमीकोलन एंड द कोलन। सबसे पहले अगर हम कॉमा की बात करते हैं, the comma is used to represent the shortest pause। जहां हम किसी सेंटेंस में फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं करते हैं, सेंटेंस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्लियर हो गया आपको बात, ठीक है। और सेंटेंस में फॉर एग्जांपल एक शॉर्टेस्ट पॉज करते हैं लेकिन कंटिन्यूटी होती है, ऐसी सूरत हाल में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा नंबर 1, इसके क्या क्या यूजेजेस है आपको बिल्कुल आराम से समझ आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये देखिएगा, टू सेपरेट सीरीज ऑफ वर्ड्स इन द सेम कंस्ट्रक्शन। अगर आप एक जैसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हो, क्लियर, यानी आप फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस यूज करते हो जिसमें आप एक जैसे आमीन अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल देखिएगा, जिस तरह पहले सेंटेंस में मैंने बात की हुई है, इंग्लैंड, फ्रांस एंड इटली। अब ये तीनों मुल्क है तो इसको सेम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड कॉमा फ्रांस कॉमा एंड इटली मेड एन अलायंस, क्लियर। या रावलपिंडी, सॉरी लाहौर कॉमा रावलपिंडी कॉमा इस्लामाबाद कॉमा एंड पेशावर और बिग सिटीज। यस, सारे के सारे सिटीज है। लॉस्ट मनी कॉमा वेल्थ कॉमा रेपुटेशन एंड डिफेंस। एक ही बंदे के साथ ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं,
इस वजह से इसको सीरीज ऑफ कंस्ट्रक्शन कहते हैं और हर लफ्ज के बाद कॉमा इस्तेमाल हुआ है। क्लियर? it was long, dull, cloudy, and a boring day. Yes, the river, lake, ocean, stream and wells. Clear? यहाँ पर भी आप हमीन कॉमा इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है? Yes, give water. Clear? So he writes his exercise neatly, quickly and correctly. Getting clear? समझ आ गया आप लोगों को बात? ठीक है। सो आई मीन जहां पर सीरीज ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब ये कि आप किसी एक सेंटेंस में एक जैसी बात करते हो, एक ही टॉपिक पर बात कर रहे होते हो, तो ऐसी सूरत हाल में आई मीन आप हर लफ्ज के बाद कॉमा इस्तेमाल करते हो। ठीक है। आप एक दफा रीड आउट कीजिएगा पहले पॉइंट को, फिर इसके बाद हम जो है ना कॉमा के सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं, बिकॉज इट हैज सो मेनी पॉइंट्स। इसके इतने ज्यादा पॉइंट्स है। ठीक है। अगर आपको एक एक चीज समझ आती है तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, यूज ऑफ द कॉमा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम्स होंगे। और ये भी बात फैक्ट है, कॉमा का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा है। यूज ऑफ द कॉमा इज वेरी मच प्रोमिनेंट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, सो देयरफॉर इट इज नेसेसरी कि आपको इसका समझ आ जाए। यस, 1-2 मिनट के लिए रिवाइज कीजिएगा। ठीक है। जी प्लीज, कौन कौन हो? यस प्लीज। इसके बाद देखिएगा सेकंड यूज इसका देख लीजिएगा, टू सेपरेट ईच पेयर ऑफ वर्ड्स कनेक्टेड बाय एंड। क्लियर? बाज़ औक़ात क्या होता है, फॉर एग्जांपल आई मीन कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं। क्लियर? यानी कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो एक दूसरे के साथ ही इस्तेमाल होते हैं और उनके बाद एंड इस्तेमाल। फॉर एग्जांपल, ही शुड बी डिवोट एंड हम्बल। देखो डिवोट एंड हम्बल एक साथ इस्तेमाल होते हैं, बीच में एंड लगा हुआ, तो ये एक पेयर बन गया। तो यहाँ पर मैंने कॉमा इस्तेमाल किया हुआ है, चीयरफुल एंड सीरीन। क्लियर? यहाँ पर चीयरफुल और सीरीन एक जैसे अल्फाज है और ये एंड के जरिए पेयर बन गया हुआ है। हाउ यू नो कॉमा, rich and poor, अमीर और गरीब, wise and foolish, must all die, सबने मरना। मजा गया आपको बात? ठीक है। सो देखिए ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, the star and moon, the stars and sun, the moon and planets, the earth and the sky are blessing। देखो ये पेयर ऑफ वर्ड्स की तरह है। ठीक है। एंड के जरिए कनेक्टेड हुए, इस वजह से हर पेयर के बाद एक का कॉमा इस्तेमाल है। विजडम एंड नॉलेज, कॉमा, एयर एंड लाइफ, हवा और पानी, वाटर एंड फूड आर नेसेसरी फॉर लाइफ। क्लियर है? सो इन सच ए सिचुएशन हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम नॉर्मली हम इन कॉमा इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई हम इन पेयर जो है एंड के जरिए कनेक्टेड हो, तो हर पेयर के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। प्लीज एक दफा रिवाइज कीजिएगा और इसको जानने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज दिस अच्छा इम्पोर्टेंट यार। तो ये हर सूरत में हमें यहाँ पर आपके पेपर में आते भी है। ठीक है। सो देयरफॉर रिमेम्बर, ये जरूरी बात है कि आप इसको क्या कीजिएगा, इसको रन कीजिएगा। ठीक है। यस, समझ आ रहे हैं? होप कि आपको समझ आ रहे होंगे। ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है यार। ठीक है। और इसको समझना भी बहुत ही जरूरी है। अगर आपको समझ आ जाते हैं 7 मार्क्स का या सम टाइम 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, इट मीन्स कि उसकी आपको समझ आ गई है। ठीक है। another इसका यूज क्या है, I mean use after noun in apposition। use after noun in apposition। noun in apposition क्या होता है?
बाज़ औक़ात किसी सेंटेंस में एक ही नाम के लिए दो नाउन इस्तेमाल होते हैं, तो जो दूसरा नाउन होता है वो नाउन इन ए पोजीशन कहलाता है। तो ऐसी सूरत हाल में भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉमा। फॉर एग्जांपल वसीम कॉमा और कैप्टन कॉमा प्लेड वेल। तो इट मींस कि देखो वसीम और कैप्टन, जो कैप्टन है ये नाउन इन ए पोजीशन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वसीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। सो ऐसे सूरत हाल में भी हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। पाकिस्तान कॉमा माई कंट्री इज ब्यूटीफुल। क्लियर। अहमद कामा माई फ्रेंड ऑलवेज हेल्प्स मी। अहमद जो कि मेरे दोस्त है वह मेरे मदद करते हैं। क्लियर। सो फ्रेंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अहमद को। कंट्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पाकिस्तान को। ठीक है, तो इस किस्म के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, नाउन इन अपोजिशन कहलाते हैं। सईद कॉमा माई टीचर, जो कि मेरे टीचर है, टीच वेल। क्लियर है। नवीद और टीचर गाइड्स वेल। क्लियर। द सन कॉमा सुपर प्लैनेट गिव्स लाइट। क्लियर। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ये आमीन, ये नाउन इन अपोजिशन कहलाते हैं। और जहां पर नाउन इन अपोजिशन की बात हो तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यूज दी कॉमा। हम कॉमा इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक है, एक दफा रिवाइज कीजिएगा प्लीज, एक एक पॉइंट को रिवाइज करते जाइएगा, बिकॉज ये जरूरी बातें हैं। 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसको सीखना, इसको याद करना बहुत ही जरूरी बात है। क्लियर। यस। इसके बाद और है, ठीक है, सम टाइम ये पॉइंट नंबर 4 जो है इस ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, मैंने लिखा हुआ लेकिन छोड़ दिया इसको बाद में। नंबर 5 को देखिएगा, बिफोर एंड आफ्टर वर्ड्स, phrases or clauses that come in the body of a sentence। बाज़ वक़्त कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस के स्टार्ट में हमें यूज करने चाहिए, लेकिन सम टाइम हम उसको सेंटेंस के मिडिल में या सेंटर में ले आते हैं। इन सच अ सिचुएशन वी यूज द कॉमा बिफोर एंड आफ्टर। फॉर एग्जांपल, he did not comma however comma gain his object। क्लियर हो गया आपको बात। देखिए लफ्ज ऐसा होना चाहिए, however he did not gain, लेकिन मैंने इसको सेंटर में किया हुआ है, सो दैट इज बाय आई मीन इस हाउवर से पहले भी कॉमा है और बाद में भी कॉमा। क्लियर। इट इज माइन कॉमा आफ्टर ऑल कॉमा इट डज द वर्क ऑफ द वर्ड। क्लियर। सो आफ्टर ऑल इट इज द माइन, ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसको सेंटर में हो गया है। ठीक है, तो इससे पहले और इससे बाद में क्या इस्तेमाल हुआ है, आई मीन कॉमा इस्तेमाल हुआ है। इस बिहेवियर कॉमा टू से द लीस्ट was very rude। क्लियर है। अब देखिएगा, टू से द लीस्ट जो कि एक फ्रेज है जो कि स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में होना चाहिए, मैंने क्या कर दिया, मिड में कर दिया है। इस वजह से इससे पहले और इसके बाद में कॉमा। स्टोरी वाज कॉमा इन सेवरल वेज कॉमा इम्प्रोबेबल। क्लियर। इट इज कॉमा देयरफॉर कॉमा रिक्वेस्टेड टू यू। आई बिलीव कॉमा व्हेन आई सी हिज इंटेलिजेंस कॉमा ही कैन पास द एग्जामिनेशन। समझ आ रही है आपको बात। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में भी हम आई मीन पहले भी और बाद में भी क्या इस्तेमाल करते हैं, वी यूज द कॉमा। हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। होप कि आपको समझ आ रही होगी। आप प्लीज एक दफा इसको फिर पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। वो वेरी इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत जरूरी है। क्लियर है। और 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है,
तो इसका पढ़ना, इसका सीखना बहुत जरूरी बात है। यस, इसके बाद देखिएगा another point, देखिएगा another point, क्लियर। नंबर 6, when the adverbial clause, आपको याद है हमने clauses पढ़ लिए थे सर, अगर इससे होगा ये भी ठीक है, हाँ यस, फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है, बिकॉज ये एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन है। एडवर्ब ऑफ रीजन में जो है ना, फॉर एग्जांपल आई मीन हमेशा उसके फौरन बाद जो है यानी क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कॉमा इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया आपको, ठीक है। अच्छा, व्हेन द एडवर्बियल क्लॉज, यानी आपको पता है हमने क्लॉज पढ़ लिए थे। क्लॉज इज टू टाइप्स, वन इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड द सेकंड वन इज द डिपेंडेंट क्लॉज। इस डिपेंडेंट क्लास को एडवर्बियल क्लास भी कहते हैं। याद है आप लोगों को ये बात, क्लियर। कहते हैं एडवर्बियल क्लास आई मीन डिपेंडेंट क्लास कम्स बिफोर द प्रिंसिपल क्लास। जब ये मेन क्लास है जिसको हमने इंडिपेंडेंट क्लास के नाम से पुकारा था, जब वो इससे पहले आ जाता है, यानी डिपेंडेंट क्लास जब पहले आता है और इंडिपेंडेंट क्लास बाद में आता है, तो दोनों के बीच में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉमा। फॉर एग्जांपल लिखिएगा, when evening comes, comma, we rest. What you teach, comma, I understand it. Clear है? Because you invite me, comma, I come here. Yes, if you work hard, comma, you will pass the exam. Yes, wherever I go, my shadow follows me. जहाँ जाता हूँ मेरा साया मेरे साथ जाता है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। सो ऐसी सूरत हाल में भी हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं कि जब एडवर्बियल क्लास पहले आ जाता है, आई मीन डिपेंडेंट क्लास पहले आ जाता है और इंडिपेंडेंट क्लास बाद में हो, तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वी यूज द कॉमा इन बिटवीन देम। हम बीच में क्या इस्तेमाल करते हैं, हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक बात समझ आ रही है? आई होप कि आपको समझ आ रही है इंशाल्लाह, ठीक है। सो देखिएगा जरा, ठीक है। another one, ठीक है। the next one is the next इसका यूज क्या होगा, ठीक है। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल आखिरी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ और भी है, ठीक है। बस ठीक है, इस कॉमा को आप देख लेते हैं, ठीक है। the comma is used to show a separation, ठीक है, ठीक है। the comma is used, कहते कॉमा इस्तेमाल होता है to show a separation of ideas or element within the structure of a sentence. जब भी किसी सेंटेंस में मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स इस्तेमाल हो जाए, ये ठीक है, यानी मुख्तलिफ किस्म की फॉर एग्जांपल आइडियाज इस्तेमाल हो जाए, तो हर एलिमेंट हर आइडिया के बाद आप क्या इस्तेमाल करते हो, आप एक कॉमा इस्तेमाल करते हो। It is additionally it is used in the numbers, dates of the letters, etc. Clear? Salutation वगैरह में, clear? मसलन separation of two complete sentences, independent clauses. We went to the movies, comma, and then we went out to the lunch. Yes? समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। The night came on, comma, we rested. Clear? We invite you and you invite me and I come. Yes, I teach, comma, and you learn it.
द सन गिव्स हीट एंड द मून गिव्स ब्यूटी। क्लियर? सारे इंडिपेंडेंट क्लासेस है, मेन क्लास जिसे आप कह सकते हो। ऐसी सूरत हाल में भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वी नॉर्मली यूज द कॉमा। हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको? समझ आ रही है आपको? ठीक है। अनदर वन। क्लियर? अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल देखिएगा, ठीक है, यानी अनदर सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यानी अनदर यूज। क्लियर? यानी पहले यूज में तो हमने बात की देख ली, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, यानी हम इंडिपेंडेंट क्लास के बीच में क्या इस्तेमाल करते हैं? हम आमीन कॉमा इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल्स आपने देख ली है, फॉर एग्जांपल। क्लियर? यानी फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, ठीक है, कि वी वेंट टू द मूवीज। क्लियर? वी वेंट टू द मूवीज कॉमा and then we went out to lunch. The night came on, comma, with us. Clear? You invite me and I come. Clear? I teach, comma, and you learn. Sun gives heat, comma, and the moon gives beauty. Clear हो रही है आपको बात? The last one जो comma का last point है, separating lists और elements within sentences. बाज़ औक़ात किसी सेंटेंस में मुख्तलिफ आइडियाज होते हैं, ठीक है, तो इस सूरत हाल के लिए भी हम आमीन कॉमर्स इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा, अहमद वांटेड द ब्लैक कॉमा, ग्रीन कॉमा एंड द ब्लू ड्रेस। यस, आई ईट एप्पल कॉमा, बनाना कॉमा, वाटरमेलन कॉमा एंड मैंगो। यस, क्लियर हो रही है आपको? ठीक है। मसलन देखिएगा, यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट आइडियाज है, लिस्ट ऑफ द थिंग्स है। इस वजह से हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? हम इसमें आमीन कॉमा इस्तेमाल कर रहे हैं। अहमद वांटेड द ब्लैक कॉमा, ग्रीन कॉमा एंड ब्लू ड्रेस। आई ईट एप्पल कॉमा, बनाना कॉमा, वाटरमेलन कॉमा एंड मैंगो। क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है। ऐसे सूरत हाल में भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम आमीन जो है ना, यानी कॉमा से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? क्लियर? रेस्ट वन आमीन आपने देखा होगा कि हम जब भी लेटर लिखते हैं, सैल्यूटेशन लिखते हैं, मसलन रिस्पेक्टेड सर कॉमा, सर कॉमा, रिस्पेक्टेड मैडम कॉमा, या फिर इसके बाद आखिर में क्लोजिंग ऑफ लिखते हैं, यूअर्स ट्रूली कॉमा, यूअर्स सिंसियरली कॉमा, एक्सेट्रा। यस, दो दफा रिवाइज कीजिएगा इसको, फिर इसके बाद ठीक है हम देखते हैं कि हम किस टॉपिक को रीड आउट करते हैं। क्लियर? यस प्लीज। जहाँ इंडिपेंडेंट क्लासेस हो, ऐसे सूरत हाल में भी हम क्या करते हैं कि बीच में हम आमीन कॉमा इस्तेमाल करते रहते हैं। यस, क्लियर? दो दफा रिवाइज कीजिएगा प्लीज। ठीक है। थैंक यू वेरी मच यार। ठीक है, रेस्ट इंशाल्लाह हम अगले क्लास में फिर वो करेंगे। ठीक है, क्या जब भी 3 मिनट में जो है हमारे पास मजीद जो है ना
वो नहीं हो सकेगी, कोई और चैप्टर हम नहीं डिस्कस कर सकेंगे, ठीक है। सो प्लीज इन आइडियाज को जो है ना वो कीजिएगा आप। एनी एनी क्वेश्चन विच यू वांट कि आप ये वाले फॉर एग्जांपल ये कॉमर्स के बारे में हमने डिटेल से बात की, बिकॉज मैंने आपको बात बताई कि यूज ऑफ द कॉमा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच स्ट्रॉन्ग इन द इंग्लिश लैंग्वेज। सो कॉमा का इस्तेमाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इसको देख लीजिएगा लेक्चर स्लाइड्स। जी जरूर इंशाल्लाह, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह आपको मैं सेंड अभी कर देता हूँ, ठीक है। थैंक यू इफ्तिहार हुसैन यार, ठीक है। रिजवान जायद, मुशूद महदी, ठीक है। सो मेनी पीपल आर, कासिम अली यार, ठीक है। साद तकी, ठीक है। उबैदुर रहमान, मोहम्मद जीशान, ठीक है। थैंक यू वेरी मच यार, आप सब जो है ना इतनी कोशिश कर रहे हो, ठीक है। वंडरफुल नसीम अख्तर एंड मुनज़्ज़म, ठीक है। रिजवान जाहिद सर, थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकातें होती रहेगी, ठीक है। आई विश के जी मोहम्मद जीशान साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, जी प्लीज पूछिएगा प्लीज। जी जीशान साहब पूछिए प्लीज। जीशान साहब स्पीक, यस जीशान साहब। आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है, आवाज आ रही है प्लीज। अच्छा सर, ये पता करना था, ये कॉमा और एंड दोनों में से एक लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा या दोनों इकट्ठे होंगे? क्या कॉमा और कॉमा और एंड। नहीं, देखिए पहले कभी ऐसा होता था कि जहां पर हम एंड इस्तेमाल करते हैं तो हम कॉमा यूज नहीं करते होते थे, ठीक है। अब चूंकि मैंने शायद स्टार्ट ऑफ दी लेक्चर में ये बात की है कि यार इंग्लिश ग्रामर में लैंग्वेज में चेंजेस आ रही है, क्लियर है। सो आप एंड ठीक से है। पहले कॉमा इस्तेमाल होने लग गया है, ठीक है। आप दोनों यूज कर सकते हो, और अगर नहीं भी यूज करते हो, चूंकि अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, ठीक है, तो अभी जो है ना बेशक आप यूज ना भी करें तो कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है। सियर, अच्छा ओके यार, मशहूद मेहदी साहब, ठीक है। यूर दिस ईयर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है। आप मुझे इस तरह कीजिएगा कि आप मुझे अगर मैसेज करते हो अपने नंबर से, हम ठीक है, जो जो भी मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे तो मैं इंशाल्लाह आपको इस तरह भेज दूंगा, ठीक है। वैसे मैं जो ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, ये कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये पब्लिक सेक्टर क्लासेस ISB, ठीक है। मैं इस पे जो है ना इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, इस पे आप सब मौजूद हो, ठीक है। सो होपफुली, ठीक है, आप सबको जो है ना मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और अगर सबको मिल जाते हैं और फॉर एग्जांपल कोई ऐसे होते हैं जिनको नहीं मिल पाते हैं, तो प्लीज एक दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें तो 98 पीपल है, सो इट मींस कि ऑल ऑफ यू आर पार्ट ऑफ दिस वेरी ग्रुप, ठीक है। सो प्लीज एक दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा इन केस, ठीक है, अगर किसी को नहीं मिलते हैं या किसी का नाम नहीं है, ठीक है, या फिर मेरा या नंबर नहीं है, ठीक है, तो आप प्लीज यहाँ पर जो है ना शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ यार, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, क्लियर।